हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ोगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भाग 6 को, जिसमें आप फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पीछे के वीडियो में देखिए किन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस मैप में ध्यान दीजिए। देखिए, आपने पुर्तगाल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था। और पढ़ा है आपने, देखिए यहाँ पे नीदरलैंड के बारे में। ठीक है, इसके निवासी डच थे, इनको आपने पढ़ लिया है। उसके आगे आपने देखिए पढ़ा है डेनमार्क को पढ़ा है। डेनमार्क, इसके निवासी कौन से थे? डेन या डेनिश आपको पढ़ने को मिलता है। और आपने पढ़ा है ब्रिटेन को, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम को आपने पढ़ा है, जस्ट पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। ठीक है, अब आज के वीडियो में आप देखिए ये आप फ्रांस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बगल आपको स्पेन, ऊपर आपका देखिए आपका ब्रिटेन है, इधर आपकी जर्मनी है और इधर आपका नीदरलैंड है, फ्रांस के अगल बगल, और इधर आपका इटली देश है। चारों तरफ ये देश स्थित हैं आपके फ्रांस के। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की भूमि आपकी ज़मीन से लगी हुई है और देशों से मिली है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ब्रिटेन के चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है। ठीक है ना, इसकी सीमा जो है और देशों से नहीं मिली हुई है और चारों तरफ जो है आपको पानी है। तो इससे जो है इनको सेनाओं पे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। और दूसरी चीज़ फ़ायदा क्या हुआ, इनको जो है नौसेना इनकी जो है खूब विकसित हुई, क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था। ठीक है, तो आइए आप पढ़िए फ्रांसीसियों के बारे में। देखिए, डेन या डेनिश को आपने जो है पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले में। के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। अब देखिए, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, ठीक है, 14 नंबर पे लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, जिसे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस कहा गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये कंपनी की निर्माण में ये जो इनके मंत्री हैं कोलबर्ट, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान या जो कहें कि सुझाव रहा। लुई 14वें को इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि देखिए, जब आपके पुर्तगाल और आपके ब्रिटेन, ये आपके यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड भारत में जाकर के अच्छा पैसा जो है, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अच्छा धन कमा रहे हैं, तो फ्रांस को भी वहाँ से व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव लुई 14वें को, ठीक है, 14वां 14th, ठीक है, तो इनको ये चीज़ पसंद आई। तो इन्होंने जो है कंपनी का गठन किया और जो है व्यापार के लिए भारत में भेजा। अब ध्यान दीजिए, ये पूर्णतः पूरी सरकारी कंपनी थी, है ना। और पीछे आपने कंपनियों के देखा था कि कंपनी जो है जैसे सम्राट वर्ग हैं या शेयर पे जो है कंपनी आपने देखा। लेकिन ये जो कंपनी आपकी गठित होती है, कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस, ये पूर्णतः आपकी सरकारी कंपनी थी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अभी जो अंग्रेज जब आए थे, ठीक है, तो अंग्रेज जब आए थे तो भारत में उस समय कौन सी केंद्रीय शक्ति थी? उस समय केंद्रीय शक्ति में कौन थे? मुगल थे। और उस समय शासन कर रहा था आपका जहांगीर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब फ्रांसीसी आते हैं तब जो है केंद्रीय शक्ति भारत पे कौन शासन कर रहा है? उस समय शासन कर रहा है औरंगजेब। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, तो आपने पूरा औरंगजेब के बारे में पढ़ा ही है। ठीक, आगे देखें, फ्रांस की इस व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्राप्त था।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सरकारी कंपनी थी तो सरकार की तरफ से सारे विशेषाधिकार और जो वित्तीय खर्च थे वो सरकार की तरफ से दिए गए थे, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, तो आपने देखा सूरत जो स्थान है, इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, कारखाने या कोठी की स्थापना की। ये पहला जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसको तो एकदम आप ध्यान रखा करो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पहला, अंतिम ये सब ज़्यादा पूछता है, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो पहला, इस पर ध्यान रखिए, 1668 ईस्वी में सूरत में, ठीक है, गुजरात के सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने मरकारा द्वारा, जो है एक व्यापारी था, गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुए। ठीक है, अब ये सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री पड़ी, दूसरी फैक्ट्री इनकी जो है मरकारा नामक व्यापारी द्वारा इनसे संपर्क में आए, गोलकुंडा से सुल्तान को प्रभावित करके इन्होंने दूसरी जो है फ्रांसीसी कोठी कंपनी को मसूलीपट्टनम में स्थापित करने में ये लोग सफल हो गए, इनकी दूसरी कोठी निर्माण हो गई। ठीक, आगे देखें, 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक किताब जो है, ये आप वीडियो देखने के बाद एक अच्छी किताब आपको, या जो आप किताब प्रयोग करते हैं उस किताब में इस जो टॉपिक है इसको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, तो आप वीडियो देख लेंगे, एक बार अच्छे से किताब पढ़ लेंगे, तब आपका जो है एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा। ठीक है, आपको सब चीज़ एकदम समझ में आ जाएगी। आगे देखें कि अब पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, ये आगे चल के आपका केंद्र होता है फ्रांसीसियों का। हाँ, अब देखिए आगे, बंगाल की सूबेदार शाइस्ता खां 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक स्थल दिया, जहाँ 1690 से 1692 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। ठीक है, चंद्रनगर कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक, सूबेदार कौन, शाइस्ता खां। आपने पढ़ा था ना, मुगल में कई सारे सूबे थे और उस सूबे में सूबेदार होता था, तो वही सूबेदार, ध्यान दीजिए, बंगाल की सूबेदार शाइस्ता खां 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी को एक स्थल दिया, जहां पर 1690 से 92 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से, समय क्या है 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखें, 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 ईस्वी में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों और व्यापार के स्तर में कमी आई। ठीक है, आगे देखें। 1706 से 1720 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में कम हुआ। परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में इसका पूर्ण निर्माण हुआ। 1731 ईस्वी में, समय बाई समय आप बस देखते जाइए हो क्या रहा है, किस समय में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, घटित हो रही हैं। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। ठीक है, डुप्ले जो है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, ठीक है, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही, ठीक है, और 1739 ईस्वी में कारिकाल ये भी मिलता है, पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 1721 में इन्होंने मॉरिशस पे अधिकार किया। आप जानते हैं ना, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका के बगल ये देखिए आप मेडागास्कर है ना, आपको मैंने पीछे भी बताया है मेडागास्कर, और ऊपर ही जो है आपको मॉरिशस दिखेगा। ठीक है, तो इन्होंने मॉरिशस पे 1721 में ये अधिकार किए। 1724 में मालाबार स्थित माही में, माही को आप ये पीछे माही, कराईकल ये सब पढ़ चुके हैं ना। माही आपका जो केरल में है यहाँ पे, ठीक, तो माही, और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे देखें। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए जो है, और जो है देखिए सिपाहियों की भर्ती और अपनी रक्षा के लिए की थी। ठीक है, आगे देखें। 1742 ईस्वी का समय के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। ठीक है, परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। क्यों कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है? क्योंकि सारे युद्ध जो है कर्नाटक के क्षेत्र में ही हुए हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए, कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था, पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। ठीक है, और क्या अब यहाँ विस्तृत रूप से आप देखिए कि क्या कारण थे, क्यों युद्ध हुआ है। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को आप जो है ये कॉलम मैंने दोस्तों बना दिया है। ठीक है, इससे आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या कारण थे। संधि, अब देखिए यहाँ पे युद्ध, ये युद्ध हो गया, युद्ध का कॉलम। हाँ, ये आपका वर्ष का कॉलम है, किस वर्ष में हुआ है। देखिए कारण, क्या कारण थे युद्ध का, क्यों हुआ था। और ये देखिए संधि, कौन कौन सी संधि हुई है, और इसके बाद क्या परिणाम हुए, युद्ध के बाद क्या परिणाम निकल के आए, ये कॉलम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक, तो देखें, पहला युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका समय क्या है, देखिए 1746 से लेकर के 48 तक जो है
यह युद्ध हुआ। 1746 में प्रारंभ हुआ और 1748 में जो है ये युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, इसका कारण क्या था? ये युद्ध होने का कारण क्या था? ये युद्ध होने का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था। ऑस्ट्रिया जो आपका देश है ये यूरोप में है। यूरोप में जो है उत्तराधिकार के प्रश्न पे ये दोनों जो है आपस में भिड़ गए। उसकी वजह से वहाँ भी युद्ध हुआ और जहाँ जहाँ इसकी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कंपनियाँ थी और हर देश में जो है आपस में कंपनियाँ भिड़ गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके बाद जो है युद्ध के बाद संधि होती है जिसे क्या कहा जाता है? एक्सला-शापिल संधि। ठीक है, और इसका जो है 1748 में ठीक ये युद्ध खत्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिए इसका परिणाम क्या होता है युद्ध का? इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें जो है बढ़त पे रहा आपका डुप्ले। ठीक है, और इससे जो है इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसका कब हुआ है? देखिए 1749 में ये प्रारंभ हुआ और 1754 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, इसका कारण क्या था? कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद। ठीक है, उत्तराधिकार के प्रश्न पे जो है हैदराबाद में और कर्नाटक में जो है संघर्ष चल रहा था, जिसमें जो है अलग अलग उत्तराधिकारों के पक्ष में कंपनियां अंग्रेजों और फ्रांसीसी रहे और ये जो है कारण बनता है युद्ध का। ठीक है, अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है? युद्ध के बाद संधि होती है जिसे कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। ठीक है, ये होता है 1754 में। अब देखिए परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी प्रमुख को हानि हुई और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, अब इसमें जो है फ्रांसीसियों को काफ़ी नुकसान हुआ और अंग्रेज जो है बढ़त पे आ गए। तीसरा युद्ध, ठीक 3 युद्ध जो है कर्नाटक युद्ध के हैं, तो ये तीसरा युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध। समय क्या है? 1758 से 63 तक, 1758 से लेकर के 63 तक ये युद्ध चलता है। अब इसे जो है इसका कारण क्या था? इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध से ये प्रभावित है। अब आप जो यूरोप में लड़ाई प्रारंभ होती है 7 वर्षों तक यूरोप में फ्रांस अंग्रेजों के बीच होता रहता है। ठीक है, तो ये सप्तवर्षीय जो वहाँ यूरोप में युद्ध हो रहा था तो वो जो है वही कारण था, भारत में भी कंपनियां आमने सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके युद्ध का कारण बनता है। आप देखिए युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। ठीक, अब ध्यान दीजिए परिणाम क्या हुआ? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाली जो है ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अपने अपने देश का। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। ठीक है, बुरी तरह पराजित हुए ये, और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत कर दी और ये जो है खत्म हो जाते हैं, भारत से इनका पत्ता साफ हो जाता है। ये युद्ध जो है निर्णय कर देता है। वांडीवास में बुरी तरह पराजित हुए। फिर 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो पांडिचेरी इनका केंद्र था, अब ये भी जो है 1761 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो बाद में 1763 में जो है इनको वापस मिलता है ये पांडिचेरी, और कुछ इनके जो आपने देखा कि माही था और आपका जो कराईकल था ये इनको मिलता है, लेकिन शर्तों पर कि अब ये जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये जो इनके क्षेत्र है इसकी किलेबंदी नहीं करेंगे, सेना नहीं रखेंगे, ना तो किसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1763 में ये जो है संधि हो जाती है। और इसके बाद से ये जो जब तक भारत में रहते हैं, आपने देखा जाते हैं छोड़ के, जब तक भी रहते हैं ये जो है
केवल ये व्यापारिक रूप में ही इनको छूट मिलती है और उसके बाद जो है राजनीतिक इनका वर्चस्व खत्म हो जाता है इस वांडीवास के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो अब एक नज़र आप देखिए कि आखिर भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के कारण क्या थे, क्या प्रमुख कारण थे, उसे आप देखिए फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। ये यूरोप में ही इतनी उलझी रहती थी कि और जहाँ पे अब सोचिए ये यूरोप में छोटी छोटी जगहों के लिए ये एकदम भिड़े हुए थे, अपनी पूरी ताकत लगाए थे फ्रांसीसी। और पूरे विश्व में जो है, जैसे कि आपने यूनाइटेड किंगडम को देखा, तो ये जो है बड़े बड़े उपनिवेश बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो ब्रिटेन में यूरोप में नहीं उलझा कि फैला, और जहाँ जहाँ पूरे देश में, जैसा कि आपने विश्व में देखा कि कहीं इसका सूर्य ही अस्त नहीं होता था अंग्रेजों का। क्या कारण था कि इन्होंने जहाँ जहाँ कमज़ोर पाया वहाँ पे उपनिवेश बनाए और शासन किया। और फ्रांस, इनकी क्या कमी थी, ये यूरोप में ही छोटी सी ज़मीन में ही पूरी ताकत झोंक के बैठे थे। ठीक है, तो ये जो है अपने जो कंपनियां थी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये एक कारण था फ्रांसीसी सरकार का जो है सहयोग न मिलना कंपनियों को। ठीक है, कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण था। ठीक, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता। अब आपने देखा, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ब्रिटेन है उसके चारों तरफ, ठीक है, ब्रिटेन के चारों तरफ पानी है, ये आपने देखा। तो जब पानी की वजह से इसकी जो भू स्थिति थी वो किसी देश में मिली नहीं थी। जैसे अपना देश है भारत, आप देखिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से लगातार जो है भू स्थिति होने से संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और काफ़ी सेना हमको लगानी पड़ती है देश को अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो अब ये देखिए ब्रिटेन की स्थिति वैसी नहीं थी, ज़मीन से वो टच नहीं था। अच्छा, चारों तरफ पानी होने की वजह से इसकी भाई नौसेना को इसको बढ़िया बना के रखना था। तो इसके पास नौसेना जो है बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, और पैसे भी इसको जो भाई ज़मीन नहीं थी तो उस तरह की सेना भी नहीं लगाना पड़ता था। तो इसका जो है पूरा ध्यान जो है उपनिवेशों पे गया। सुरक्षित ये था ही, चारों तरफ से पानी था। तो एक कारण आपका इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति की सर्वोच्चता हो गई। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। ठीक है, ये आप देखिए डुप्ले महत्वाकांक्षी थे, लेकिन उस तरह की क्वालिटी नहीं थी जैसा कि आपका देखिए जो क्लाइव था, लॉरेंस था, आयरकूट थी, और उनका इतना बढ़िया नेतृत्व था जिससे जो है ये फ्रांसीसी हारे और अंग्रेज़ों ने जो है पूरे भारत पे जो है कब्जा कर लिया। और इनका शासन, जैसा कि आप जानते हैं, 200 वर्ष तक जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा के रखा। ठीक है, और अंग्रेज का ही शासन चला और बाकी सब पिट गए, बाहर हो गए मार्केट से। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने जो है फ्रांसीसियों को भी पढ़ लिया। आशा है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जो इतिहास से संबंधित हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।